आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी के दलित राजनीति के प्रमुख चेहरों में उभर चुके हैं, लेकिन दोनों का राजनीतिक मॉडल एक दूसरे से काफी अलग है। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के भीतर से निकले नेता हैं और उनकी राजनीतिक पहचान सीधे मायावती और कांशीराम की स्थापित बहुजन राजनीति से जुड़ी हुई है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की पहचान पहले सामाजिक आंदोलन से बनी और बाद में उन्होंने भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी तक अपना स्वतंत्र राजनीतिक संगठन खड़ा किया। आकाश आनंद ने 2017 में लगभग 22 वर्ष की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया और उनके पास लंदन से MBA की डिग्री है। 2019 में उन्हें BSP का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी के चुनावी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक निर्माण किसी स्थापित राजनीतिक परिवार या पार्टी के संगठन के भीतर नहीं हुआ। सहारनपुर के पास जन्मे चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई की और 2014 में साथियों के साथ भीम आर्मी की स्थापना की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित युवाओं के बीच उनका प्रभाव सामाजिक संघर्षों और जमीन पर सक्रियता के जरिए बना। यही दोनों नेताओं के बीच पहला बड़ा अंतर है। आकाश आनंद का मॉडल पार्टी संगठन से जनता तक पहुंचने का है, जबकि चंद्रशेखर का मॉडल आंदोलन से राजनीति तक पहुंचने का है। आकाश आनंद के पास BSP का विशाल ऐतिहासिक नेटवर्क, मायावती की राजनीतिक विरासत और बहुजन राजनीति की स्थापित पहचान है। चंद्रशेखर के पास अपेक्षाकृत नया लेकिन व्यक्तिगत करिश्मे और आंदोलनकारी छवि पर आधारित संगठन है। यही वजह है कि 2027 में दोनों के सामने अलग अलग तरह की चुनौती होगी। आकाश आनंद को यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ मायावती के उत्तराधिकारी या परिवार से जुड़े युवा नेता नहीं हैं, बल्कि अपने दम पर दलित युवाओं को लामबंद करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर को यह साबित करना होगा कि 2024 की नगीना लोकसभा सीट की जीत कोई एक चुनावी घटना नहीं थी, बल्कि वो इसे पश्चिमी यूपी से आगे पूरे उत्तर प्रदेश में स्थायी राजनीतिक आधार में बदल सकते हैं। 2024 में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से 5,12,552 वोट लेकर बीजेपी के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया था। ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि मुकाबला BSP, BJP और इंडिया गठबंधन और आजाद समाज पार्टी के बीच 4 कोणों में बटा हुआ था। इसके बावजूद चंद्रशेखर ने जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्विरोध दलित युवा नेता के रूप में स्थापित किया और ये संदेश दिया कि वो सिर्फ आंदोलनकारी नेता नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले राजनेता भी हैं। आकाश आनंद की ताकत दूसरी जगह है। उनके पास BSP की संगठनात्मक मशीनरी और मायावती की राजनीतिक विरासत है। अगस्त 2026 में मायावती ने उन्हें BSP का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी दी। यानी आकाश आनंद को अब पार्टी के भीतर एक केंद्रीय भूमिका मिली हुई है। ये भूमिका उन्हें पूरे देश में संगठन और चुनावी अभियान चलाने का मौका देती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। आकाश आनंद के पास संगठन पहले से मौजूद है, लेकिन उन्हें अपना स्वतंत्र जनाधार साबित करना है, जबकि चंद्रशेखर आजाद के पास संगठन अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत जनाधार का चुनावी प्रमाण नगीना में दे दिया है। राजनीतिक शैली की बात करें तो आकाश आनंद की शैली पिछले कुछ समय में काफी आक्रामक होती दिखाई दे रही है। हाथरस के सादाबाद में जो जनसभा उन्होंने की, उसमें उन्होंने BJP के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। दोनों को अंकल कहकर युवा नेतृत्व के सवाल को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, महंगाई और सरकार के कामकाज को लेकर BJP को घेरा और साथ ही अखिलेश के PDA फॉर्मूले पर हमला किया। इसका राजनीतिक अर्थ साफ है। आकाश आनंद अब केवल मायावती की पार्टी का संदेशवाहक बनकर नहीं, बल्कि नई पीढ़ी बनाम पुराने राजनीतिक नेतृत्व की बहस खड़ी करके अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भाषा अपेक्षाकृत तेज, चुनावी और सीधे प्रतिद्वंदी पर केंद्रित है। चंद्रशेखर आजाद की आक्रामकता का स्वरूप
कुछ अलग है। उनकी राजनीतिक पहचान आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों, सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के सवालों से बनी। भीम आर्मी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से जुड़े काम के जरिए अपनी पहचान बनाई और चंद्रशेखर इसी सामाजिक सक्रियता से राजनीति के मंच पर आए। इसलिए उनकी भाषा में अक्सर प्रतिरोध, अधिकार और संघर्ष का स्वर ज्यादा दिखाई देता है। आकाश आनंद का संदेश है सत्ता में हिस्सेदारी और नई राजनीतिक पीढ़ी। चंद्रशेखर का संदेश अधिकतर अधिकार, सम्मान और संघर्ष के इर्द गिर्द दिखाई देता है। युवाओं के पहुंच के मामले में भी दोनों की ताकत अलग अलग है। आकाश आनंद की उम्र कम है और MBA जैसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें शहरी और शिक्षित युवाओं के सामने एक आधुनिक राजनीतिक चेहरा प्रस्तुत करने में मदद करती है। लेकिन केवल उम्र या डिग्री से युवा आधार नहीं बनता। उन्हें यह दिखाना होगा कि वो बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, शिक्षा और डिजिटल युग की समस्याओं को वास्तव में युवाओं की भाषा में समझते हैं। सादाबाद में उनका हालिया भाषण इसी दिशा में संकेत देता है, जहां उन्होंने युवाओं से पुराने नेताओं की जगह भविष्य की राजनीति पर ध्यान देने की अपील की। चंद्रशेखर की युवा अपील का आधार अलग है। भीम आर्मी के दौर से ही उनकी पहचान ऐसे नेता की बनी जिसने सड़क पर संघर्ष किया, गिरफ्तारी और विरोध का सामना किया और दलित युवाओं के बीच प्रतिरोध की राजनीति को लोकप्रिय बनाया। 2024 के चुनाव के बाद विश्लेषणों में उन्हें एक दलित यूथ आइकॉन के रूप में देखा गया और उनकी नगीना जीत को दलित वोटों के भीतर एक संभावित बदलाव के संकेत के तौर पर विश्लेषित किया गया। हालांकि यहाँ सावधानी जरूरी है। किसी नेता को युवा आइकन कहना राजनीतिक विश्लेषण है। इसका अर्थ ये नहीं कि पूरे दलित युवा वर्ग का समर्थन स्वतः उनके साथ है। इसी तरह आकाश आनंद की युवा अपील भी अभी चुनावी आंकड़ों से व्यापक रूप से साबित होना बाकी है। राजनीतिक शिष्टाचार की बात करें तो दोनों के बीच अंतर और स्पष्ट हो जाता है। आकाश आनंद की हालिया शैली में व्यंग्य और व्यक्तिगत राजनीतिक संबोधन ज्यादा दिखाई देता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहना इसका उदाहरण है। ये शैली सोशल मीडिया और युवा दर्शकों के बीच ज्यादा वायरल हो सकती है, लेकिन इसका जोखिम भी है कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत कटाक्ष की तरफ चली जाए। चंद्रशेखर की भाषा भी कई बार तीखी और टकराव वाली रहती है, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि लंबे समय तक आंदोलनकारी नेता की रही है, जहां सत्ता और प्रशासन के खिलाफ प्रतिरोध उनकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। इसलिए अगर आक्रामकता की तुलना करें तो आकाश आनंद की आक्रामकता चुनावी और राजनीतिक संचार की आक्रामकता है, जबकि चंद्रशेखर की आक्रामकता आंदोलन और सामाजिक संघर्ष से निकली आक्रामकता है। संगठन की दृष्टि से आकाश आनंद का पलड़ा फिलहाल भारी है। बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दशकों पुराना कैडर और बूथ स्तर का नेटवर्क रहा है। यदि आकाश आनंद इस संगठन को सक्रिय कर पाए और मायावती का पारंपरिक वोट आधार उनके साथ मजबूती से बना रहा तो उनकी राजनीतिक क्षमता बहुत बड़ी हो सकती है। वहीं चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने व्यक्तिगत प्रभाव को बूथ संगठन में बदलना है। नगीना की जीत ने उनकी क्षमता साबित की, लेकिन 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की एक सीट से पूरे राज्य में संगठन खड़ा करना मुश्किल चुनौती है। यही कारण है कि 2027 में असली मुकाबला सिर्फ आकाश बनाम चंद्रशेखर नहीं होगा, बल्कि बीएसपी की स्थापित मशीनरी बनाम आजाद समाज पार्टी के उभरते आंदोलनकारी नेटवर्क का भी होगा। दलित राजनीति के भीतर भी दोनों की पहुंच एक जैसी मान लेना सही नहीं होगा। चंद्रशेखर का सबसे मजबूत आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर सहारनपुर, नगीना बेल्ट से निकला है। आकाश आनंद का पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पारंपरिक दलित वोट को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी मिली है। इसलिए चंद्रशेखर का मॉडल अधिक क्षेत्रीय रूप से केंद्रित लेकिन तेजी से विस्तार करने वाला है, जबकि आकाश आनंद का मॉडल राज्यव्यापी संगठन को युवा नेतृत्व के साथ पुनर्जीवित करने वाला है। 2027 में ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि दलित वोट सिर्फ जातीय पहचान के आधार पर किसे मिलता है या उम्मीदवार, गठबंधन और स्थानीय मुद्दे कितना असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में जाटव वोट का बहुत बड़ा महत्व है और बीएसपी की ऐतिहासिक पकड़ इस वर्ग में रही है, लेकिन चंद्रशेखर ने भी इसी सामाजिक आधार में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसलिए यदि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर उनका मुकाबला
एक दूसरे के वोट काटने वाला हो सकता है। इसके उलट यदि किसी स्तर पर दोनों के बीच रणनीतिक समझ बनती है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के सामने एक नया समीकरण भी पैदा हो सकता है। हालांकि वर्तमान में दोनों अलग राजनीतिक रास्तों पर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर तुलना का निष्कर्ष ये है कि आकाश आनंद के पास विरासत, संगठन, संसाधन और राज्यव्यापी पार्टी नेटवर्क की ताकत है। चंद्रशेखर के पास आंदोलन से निकली व्यक्तिगत लोकप्रियता, जमीनी संघर्ष की छवि और 2024 में नगीना लोकसभा सीट की जीत है। आकाश आनंद के सामने चुनौती है कि वो मायावती की छाया से बाहर निकलकर अपना स्वतंत्र जननेता वाला व्यक्तित्व स्थापित करें। चंद्रशेखर की चुनौती है कि वो नगीना से बाहर निकलकर पश्चिमी यूपी के मजबूत चेहरे से पूरे यूपी के नेता बने। अगर आकाश आनंद बीएसपी के पुराने दलित आधार को युवा वोट और नए सामाजिक समूहों से जोड़ देते हैं तो बीएसपी 2027 में अपनी स्थिति काफी सुधार सकती है। अगर चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी की अपनी पकड़ को मध्य यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक विस्तार देने में सफल होते हैं तो वो बीएसपी के लिए वास्तविक चुनौती बन सकते हैं। इसलिए 2027 के चुनाव में इन दोनों की लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं होगी। ये दलित राजनीति के पुराने संगठित मॉडल और नई आंदोलनकारी राजनीति के बीच मुकाबला भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी किसी एक को स्पष्ट विजेता मानना जल्दबाजी होगी। 2027 तक दोनों की संगठनात्मक पहुंच, उम्मीदवार चयन, गठबंधन और जमीनी वोट ट्रांसफर ही बताएगा कि युवा दलित राजनीति का अगला बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद।